हेलो फ्रेंड्स, प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज़ की सीरीज़ में हम फिगर ऑफ स्पीच के दूसरे सेशन के साथ हाजिर हैं आपके सामने। इस उम्मीद के साथ कि जो भी क्वेश्चंस एक्सप्लेनेशन के साथ डिस्कस करी जाएंगे वो आपकी आने वाली तैयारी में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकें। हेलो, आई एम नूर आलम एंड आई वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विंग्लिश। लेट्स स्टार्ट our journey with the question number 51. Which of the following literary device describes the uses of sordid boon? ये दो शब्द दिए हैं, sordid boon. In Wordsworth sonnet the word is too much with us. देखिए, sordid और boon दो अलग अलग शब्द हैं और दोनों का मतलब एक दूसरे से बिल्कुल अलग अलग है, भिन्न है, कंट्राडिक्टरी है। तो इसका मतलब है कि ये ऑक्सीमोरन है, पहली बात। दूसरी बात जो इनकी मीनिंग है, सॉर्टेड मीन्स डर्टी। यहाँ पे देखिए, सॉर्टेड मीन्स डर्टी, गंदा संदा, बुरा। और जो बून है उसका मतलब होता है ब्लेसिंग, यानी आशीर्वाद कह लीजिए, वरदान कह लीजिए, लाभ कह लीजिए, फ़ायदा कह लीजिए। तो उस तरह से जब दो अलग अलग अर्थों के शब्दों को एक साथ रखा जाता है, दो टर्म जो कंट्रेरी होते हैं आपस में, उनको फिगर ऑफ स्पीच ऑक्सीमोरन के द्वारा व्यक्त किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 है, व्हाट इज़ द फिगरेटिव लैंग्वेज यूज्ड बाय लैम्ब व्हेन ही राइट्स? जब लैम्ब ने फिगरेटिव लैंग्वेज यूज़ करी, व्हेन ही राइट्स, जब उन्होंने लिखा, क्या लिखा? आई हैड मोर प्लेजर इन दीज बिजी आइडल डाइवर्जन्स। देखिए, बिजी व्यस्त है, आइडल मतलब कोई आदमी फुर्सत में है। इसमें भी क्या है आपका? ऑक्सीमोरन। ऑक्सीमोरन क्यों है? क्योंकि दो कंट्रेरी टर्म एक साथ दिए हुए हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट टर्म है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉरी। फॉर ब्रूटस, एज यू नो, was Caesar's angel. ठीक है, judge O you gods how dearly Caesar loved him. For Brutus, क्योंकि ब्रूटस जो था, एज यू नो, जैसा कि आपको पता है, was Caesar's angel, सीजर के फरिश्ते की तरह था, बहुत विश्वास पात्र था। जज ओ यू गॉड्स, ओ गॉड्स, ओ देवता, अब तुम ही जज करो कि हाउ डियरली सीजर लव्ड हिम, कि कितना ज़्यादा सीजर उसको पसंद करता था, उसको चाहता था। दिस वॉज द मोस्ट अनकाइंडेस्ट कट ऑफ ऑल जूलियस सीजर। तो ये पूरी भूमिका जो बनाई गई है ऊपर, सिर्फ इस बात को समझाने के लिए कि जब वो सेनेट में जूलियस सीजर बैठा हुआ है, वहाँ कैशियस भी है, सिन्ना भी है, ब्रूटस भी है, और जितने भी कॉन्स्पिरेटर हैं वो सभी मौजूद हैं। तो सब उस पर चाकू का वार करते हैं, लेकिन जो वार ब्रूटस करता है, अनकाइंडेस्ट, वो सबसे ज़्यादा, यहाँ पे कह दीजिए काइंड का उल्टा, निर्दयता पूर्वक था। यानी सबसे ज़्यादा तकलीफ़ अगर जूलियस सीजर को हुई थी तो ब्रूटस के उस डैगर के कट से या हमला करने से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, अभी इसका देखना है, विच इज़ द लिटरेरी डिवाइस दैट रन्स अलॉन्ग? ये है हमारी अपोस्ट्रॉफी। क्यों है भाई अपोस्ट्रॉफी? क्यों है? क्योंकि लिखा है ओ गॉड्स, ओ देवताओं, यानी देवताओं को यहाँ पर क्या किया गया है? संबोधित किया गया है, एड्रेस किया गया है ना, इसलिए यहाँ पर क्या है? एपोस्ट्रॉफी है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, एपोस्ट्रॉफी को थोड़ा सा और सा समझ लीजिए कि एपोस्ट्रॉफी फिगर ऑफ स्पीच तब होता है किसी बात में जब उसमें किसी वस्तु या व्यक्ति को पुकारा जाए जो वहाँ पर मौजूद ना हो। ठीक है, चलिए, या कोई मरा हुआ व्यक्ति है, उसको पुकारेंगे तो फिर वहाँ पर हमारा क्या होगा? एपोस्ट्रॉफी होगा, यानी जब किसी को अपन एड्रेस करते हैं तब। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड इन द लाइन दे स्ट्रेच्ड इन नेवर एंडिंग लाइन। वो कभी भी ना ख़त्म होने वाले हाथ को बढ़ा रहे हैं, या वो कभी भी ना ख़त्म होने वाली लाइन को बढ़ा रहे हैं। तो ये तो बड़ी, ऐसी कोई लाइन है क्या जो ना ख़त्म होती हो? नहीं है, यानी बात को एक्सेजरेट किया गया नेवर एंडिंग लाइन कह करके, तो ये हाइपरबोल है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमारा हो गया 54। 55 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 कहता है ही इज़ अ सिटीज़न ऑफ नो मैन सिटी। ये हमने पिछले सेशन में बात की थी कि जब किसी सकारात्मक बात को नकारात्मक ढंग से मनवाने के लिए कहा जाए फिगरेटिव अंदाज में, तो फिर वो जो एग्जाम्पल होता है या जो वो बात होती है वो लाइटोटेस, उसमें फिगर ऑफ स्पीच होता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो इसको लाइटोटेस को एक बार देख भी लेते हैं। लाइटोटेस इज़ एन आयरॉनिकल अंडर स्टेटमेंट इन विच एन अफर्मेटिव इज़ एक्सप्रेस्ड बाय द नेगेटिव। तो लाइटोटेस जो है वो एक आयरॉनिकल अंडर स्टेटमेंट है। एक ऐसा अंडर स्टेटमेंट जो आयरॉनिकल भी है साथ में, इन विच, जिसमें एन अफर्मेटिव किसी सकारात्मक बात को बाय द निगेटिव के द्वारा एक्सप्रेस किया जाता है। जैसे नॉट अ बैड सिंगर, कि कोई बुरा सिंगर थोड़े है, मतलब वो अच्छा है। ठीक बात है, अच्छी चीज़ को बुरा ना कहना, मतलब नहीं ये नहीं होगा। मतलब कोई चीज़ अच्छी है लेकिन उसको डायरेक्ट अच्छा ना कहना, बल्कि उसको ये कहना कि वो बुरी नहीं है। जैसे कहें कि वो बेईमान नहीं है, मतलब है कि वो ईमानदार है। तो जो अपन ने कहा कि बेईमान नहीं है, वो ये आपका लाइटोटेस है। चलिए, उम्मीद है बात समझ आई होगी। नेक्स्ट 56 है हमारा, यूनाइटेड वी स्टैंड डिवाइडेड वी फॉल इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। देखिए, यूनाइटेड डिवाइडेड दोनों आपस में क्या है, कंट्रेरी है। स्टैंड फॉल आपस में कंट्रेरी है। तो जब वो एक ही सेंटेंस में दो फ्रेजेस में दो से ज़्यादा शब्द कंट्रेरी हों तो वहाँ पर एंटीथीसिस होता है। वैसे नॉर्मली एंटीथीसिस में आपको बट भी लिखा हुआ मिलेगा दोनों के बीच में। ठीक है, तो एंटीथीसिस में किसी विचार को, किसी शब्द को एक दूसरे के अगेंस्ट में खड़ा कर दिया जाता है। जैसे गॉड मेड द कंट्री, गॉड ने देश बनाया, जबकि मैन मेड द टाउन, मनुष्य ने उसमें शहर बना लिए। प्रोस्पेरिटी गेन्स फ्रेंड्स, जब आप अमीर होते हैं, जब आप संपन्न होते हैं आप, तो उससे मित्र मिलते हैं। लेकिन एडवर्सिटी ट्राइज देम, लेकिन जब निर्धनता, गरीबी आती है तो उनका इम्तिहान लेती है, यानी फिर कोई आपका दोस्त नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 57। अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच टू टर्म्स ऑपोजिट इन मीनिंग आर प्लेस्ड साइड बाय साइड इन वन फ्रेज इज नोन एज। देखिएगा, शब्दों में ध्यान दीजिए। टू टर्म्स ऑपोजिट जो एक दूसरे के कंट्रेरी होते हैं तो वो ऑक्सीमोरन होता है, अपन ने ऊपर डिस्कस किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 58। केयरलेस शी इज़ विथ आर्टफुल केयर। देखिए, केयरलेस शब्द आया, फिर आर्टफुल केयर, दोनों एक दूसरे के क्या हैं, ऑपोजिट हैं। अफेक्टिंग टू सीम अनअफेक्टेड, अफेक्टिंग टू सीम यानी अफेक्ट और अनअफेक्ट, फिर ये दो ठो आपके क्या आ गए, कंट्रेरी वर्ड्स आ गए। तो इसमें जो है हमारा क्या है, पैराडॉक्स है। ठीक है, ये भी एंटीथीसिस से मिलता जुलता ही है, तो इसमें काफ़ी केयरफुल रहने की ज़रूरत है। केयरलेस रहेंगे तो गलत हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, अच्छा देख लेते हैं जिससे कुछ और बात क्लियर हो जाए। अ पैराडॉक्स इज़ अ स्टेटमेंट दैट इज़ सेल्फ कंट्राडिक्टरी। ये सेल्फ कंट्राडिक्टरी होता है बिकॉज इट ऑफन कंटेन्स टू स्टेटमेंट्स, क्योंकि इसमें प्रायः दो स्टेटमेंट्स होते हैं। दैट बोथ आर ट्रू, दोनों सच होते हैं। बट इन जनरल, लेकिन सामान्यतः कांट बोथ बी ट्रू एट द सेम टाइम, एक साथ दोनों सच नहीं हो सकते। ये चीज़ इसमें समझी जा सकती है। यूजिंग द एक्सप्रेशन क्राउन फॉर द मोनार्की इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ, यानी कह रहे हैं कि मोनार्की के बजाय अगर क्राउन, ताज का यूज़ करेंगे तो वो क्या होगा, है ना, मेटोनमी होगा। पिछले सेशन में अपन ने बात करी थी कि सब्स्टिट्यूशन ऑफ अ नेम, किसी नाम का सब्स्टिट्यूशन अगर यूज़ हो रहा है तो वहाँ पर मेटोनमी होता है और उससे वो संबंधित भी हो। ठीक है ना। चलिए
नेक्स्ट है 60 यूजिंग द बेंच फॉर जुडिशरी। देखिए वही क्वेश्चन आ गया कि बेंच का यूज़ किया गया किसके लिए, जुडिशरी के लिए, यानी जुडिशरी का जो सब्स्टिट्यूशन है वो बेंच है, तो ये भी मेटोनमी है। इसके और देखिए एग्जांपल दिए हैं, द हाउस, द हाउस का यूज़ कर देते हैं कहाँ, किसके लिए, फॉर मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के मेंबर्स के लिए। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे कि जब किसी नाम का सब्स्टिट्यूट यानी किसी दूसरे शब्द के लिए कोई दूसरा शब्द यूज़ होगा तो वो मेटोनमी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ही इज़ नॉट द ब्राइटेस्ट मैन इन द वर्ल्ड। देखिए नॉट आया और उसको इन्होंने ब्राइटेस्ट नहीं कहा है, ब्राइटेस्ट मैन इन द वर्ल्ड। तो ये नॉट से क्योंकि इस बात को कहा जा रहा है, उसको आइडेंटिफाई किया जा रहा है, तो उसका मतलब है कि ये लाइटोटेस है, किसी अफर्मेटिव बात को निगेटिव में बताया जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेरीफ्रेजेस विच इज़ राउंड अबाउट वे ऑफ स्पीच राइटिंग इज़ आल्सो नोन। पेरीफ्रेजेस जिसका मतलब होता है राउंड अबाउट, यहाँ वहाँ घुमाना बातों में, स्पीच में किसी को घुमा फिरा के बात करना किसी से, या अपनी राइटिंग में ऐसा कुछ लिखना जिससे बात गोल गोल घूमती रहे लेकिन बात पूरी क्लियर ना हो, तो उसको क्या कहते हैं अपन, सर्कमलोक्यूशन, दूसरा नाम है इसका। पेरीफ्रेजेस का दूसरा नाम क्या है, सर्कमलोक्यूशन। सर्कल से आप समझ जाएंगे, सर्कल गोल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइपरबोल इज़, क्या है हाइपरबोल, एन एक्स्ट्रावेगेंट एक्सेजरेशन, सही है, ए रेसिस्ट सिलर नहीं, ए मेट्रिकल स्केल नहीं, या फिगर ऑफ स्पीच। पहला और चौथा इसका सही है, यानी बी नंबर। बी नंबर में बात को बढ़ा चढ़ा करके बोला जाता है, एक्सेजरेट करके, और ये होता क्या है, फिगर ऑफ स्पीच होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाइए, अ सीक्वेंस ऑफ रिपीटेड कॉन्सोनेंट साउंड्स इन अ स्ट्रेच ऑफ लैंग्वेज इज़, अ सीक्वेंस ऑफ रिपीटेड कॉन्सोनेंट साउंड्स, रिपीटेड बार बार आने वाले कॉन्सोनेंट साउंड्स किसी स्पीच में किसी बात में अगर आ रहे हैं तो वो जो आपका फिगर ऑफ स्पीच होगा वो इलिट्रेशन कहलाता है। पिछले सेशन में अपन ने इसको डिस्कस किया था। जैसे लफ्स लिवर्स लॉस्ट, जो शेक्सपियर का प्ले है उसमें अगर देखेंगे तो 3 बार एल 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 क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, तो वो इलिट्रेशन का एग्जाम्पल हो सकता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, सॉरी क्वेश्चन है, सिल्वर मैन हैज़ नेवर रीड ब्राउनिंग। सिल्वर मैन ने हैज़ नेवर रीड कभी नहीं पढ़ा है ब्राउनिंग को, तो क्या मतलब है इसका। ब्राउनिंग इंसान है, पिछले सेशन में भी हमने बात करी थी कि मिल्टन के लिए जैसे कहा गया था कि आई हैव नॉट रेड मिल्टन, मैंने मिल्टन को नहीं पढ़ा है। दूसरा एग्जाम्पल था तो नहीं ध्यान आ रहा इस टाइम। तो इसमें आप ये देखिए कि जब किसी राइटर का नाम उसके वर्क्स के बजाय दिया जाए, वर्क्स को क्या किया जाए, सब्स्टिट्यूट कर दिया जाए किससे, उस वर्क्स के राइटर से या ऑथर से, तो वहाँ पर क्या होता है, मेटोनमी होता है। जैसे दे हैव नॉट रेड शेक्सपियर, है ना, तो शेक्सपियर किसके लिए आ रहा है, शेक्सपियर के वर्क्स के लिए, तो वो वहाँ पे क्या होगा, मेटोनमी होगा। देख लीजिए, मेटोनमी इज़ अ फिगर ऑफ स्पीच। मेटोनमी वो फिगर ऑफ स्पीच है विच जिसमें अ थिंग और कॉन्सेप्ट, कोई बात या कोई विचार, इज़ कॉल्ड नॉट बाय इट्स ओन नेम, उसके खुद के नाम से उसे नहीं पुकारा जाता है, बट रादर बाय द नेम ऑफ समथिंग एसोसिएटेड, इसके बजाय बाय द नेम ऑफ समथिंग किसी और चीज़ नाम से पुकारा जाता है, एसोसिएटेड जो उससे संबंधित हो। ठीक, चलिए, मेटोनमी काफ़ी पूछा जाता है, इसको ध्यान रखेंगे। 66 हैमलेट लाइंग वुंडेड सेज टू हिज फ्रेंड। हैमलेट जो कि लाइंग पड़ा हुआ है, वुंडेड घायल, सेज टू हिज फ्रेंड अपने दोस्त से कहता है, क्या कहता है, होरेशियो आई एम डेड, होरेशियो मैं तो मर गया। अब तो होरेशियो मैं तो मर गया, ये क्या है भाई, देखिए हैमलेट अभी घायल है, मरा नहीं है, लेकिन वो अपने भविष्य में होने वाली बात को पहले ही कह रहा है कि मैं मर गया, बिना मरे मर गया तो बोलता कैसे, है ना। तो ये जो है ये प्रोलैप्सिस कहलाता है, जिसमें बात में लैप्स हो बीच में, लैप्स से इसको ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
67 प्रोलेप्सिस, इसको देख लीजिए एक बार। प्रोलेप्सिस जो है इज़ अ फिगर ऑफ स्पीच या फिगरेटिव डिवाइस है, फिगर ऑफ स्पीच है, बाई विच अ फ्यूचर इवेंट इज़ प्रिज्यूम्ड टू हैव ऑलरेडी अकर्ड। किसी फ्यूचर इवेंट को प्रिज्यूम्ड मान लिया जाता है टू हैव ऑलरेडी अकर्ड, कि वो पहले ही घटित हो चुकी है। ठीक है ना, वही बात आ गई कि क्योंकि हेमलेट बोल रहा है ना, अगर मर गया होता तो बोलता कैसे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वन सेज दैट, जब कोई कहता है कि समवन इज़ नो मोर, कि कोई नहीं रहा, यानी उसके मरने के लिए कोई पॉजिटिव बात यूज़ करे, और दैट समवन हैज़ ब्रीथेड हिज हर लास्ट, या किसी ने अपनी अंतिम सांस ली, तो इसका मतलब क्या है कि वो यूफेमिज्म का यूज़ कर रहा है। यूफोनी यूफिज्म मिलते जुलते हैं थोड़ा सा, इसको देख लीजिएगा। यूफेमिज्म का मतलब होता है किसी बुरी बात को अच्छे शब्दों में कह देना, वो यूफेमिज्म कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रॉबर्ट ग्रेव्स इन ब्रोकन इमेजेस एंड्स दस। रॉबर्ट ग्रेव का कोई वर्क है इन ब्रोकन इमेजेस, वो ख़त्म होता है और उसमें ये लिखा हुआ है क्या, ही इन अ न्यू कन्फ्यूज़न ऑफ हिज अंडरस्टैंडिंग, वो जो है अपनी नई ऑफ हिज अंडरस्टैंडिंग, अपनी समझ की कन्फ्यूज़न में है, मतलब नया कन्फ्यूज़न हो गया उसको, अपनी समझ जो चीज़ उसने समझी होगी उसके बारे में। आई, और जो मैं हूँ, इन अ न्यू अंडरस्टैंडिंग ऑफ माई कन्फ्यूज़न, अब मैं अपने कन्फ्यूज़न को कुछ नई समझ से समझ रहा हूँ। अच्छा है, तो ये चियास्मस होता है। चियास्मस मतलब जब सेंटेंस या दो लाइन दी हों और उसमें शब्दों को आगे पीछे कर दिया गया हो। जैसे यहाँ पर देखिए कन्फ्यूज़न पहले है, अंडरस्टैंडिंग बाद में है, यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग पहले, यहाँ कन्फ्यूज़न बाद में है, तो इनके क्रम को बदल दिया गया, ये अपना चियास्मस कहलाता है। देख लेते हैं इसको एक बार। द फिगर ऑफ स्पीच, ये जो चियास्मस फिगर ऑफ स्पीच है, चियास्मस जो फिगर ऑफ स्पीच है, नेबल लाइन्स इज चियास्मस, ठीक है, इन विच टू और मोर क्लॉजेज आर रिलेटेड, दो या दो से ज़्यादा क्लॉजेज रिलेट करती हैं थ्रू अ रिवर्सल ऑफ स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर के रिवर्सल में, यानी जो शब्द होंगे उनका स्ट्रक्चर चेंज कर दिया जाएगा। टू मेक अ लार्जर पॉइंट, इनवर्टेड पैरेललिज्म, ये एक देखिए इसका है ना, आई करके दिया है, ठीक है, तो इसको अपन ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द फ्रेज लीव्स डांसिंग इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ पैथेटिक फैलेसी कहलाता है। ये देखिए दो होते हैं, एक तो पर्सोनिफिकेशन होता है, जब किसी नॉन लिविंग को लिविंग मान लिया जाए, वो पर्सोनिफिकेशन है। लेकिन जब नेचर के ऑब्जेक्ट्स को, नेचर के ऑब्जेक्ट्स में ह्यूमन एट्रीब्यूट्स दे दिए जाएं, नेचर के ऑब्जेक्ट्स में, नेचर के ऑब्जेक्ट में ह्यूमन एट्रीब्यूट्स दे दिए जाएं, ठीक है, तो वहाँ पर फिर पैथेटिक फैलेसी होता है। चलिए इसको और थोड़ा सा क्लियरली समझते हैं। द फ्रेज लीव्स डांसिंग इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ पैथेटिक फैलेसी, लीव डांसिंग जो एग्जाम्पल है वो पैथेटिक फैलेसी का है। विच इज़ अ लिटरेरी डिवाइस, जो कि एक लिटरेरी डिवाइस है, वेयर इन, जिसमें ऑथर एट्रीब्यूट्स ह्यूमन इमोशंस, ऑथर जो है एट्रीब्यूट करता है ह्यूमन इमोशंस को एंड ट्रेट्स और गुणों को, क्वालिटीज़ को, टू नेचर और इन एनिमेट ऑब्जेक्ट्स। नेचर ही लीजिए, अगर इन एनिमेट ऑब्जेक्ट लेंगे ना तो ये फिर पर्सोनिफिकेशन हो जाएगा। अब देखिए एग्जांपल देखिए, स्माइलिंग स्काई, हंसता हुआ आकाश, एंग्री स्टॉर्म, क्रोधित तूफान, तो इसमें जो भी है ना ये सब नेचर से रिलेट कर रहे हैं। स्माइलिंग सन हो सकता है ना, या एंग्री सन हो सकता है, गर्मी दिखाता है वो ज़्यादा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। द एक्सप्रेशन मर्डरस इनोसेंस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ, मर्डरस इनोसेंस किस फिगर ऑफ स्पीच का एग्जाम्पल है? आप तो जान गए होंगे कि ये ऑक्सीमोरन है। क्यों? मर्डरस खूनी है, इनोसेंस निर्दोष नहीं हो सकता, दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हैं या कंट्रेरी वर्ड्स हैं, तो ये ऑक्सीमोरन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द एक्सप्रेशन ड्रीमिंग हाउस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसफर्ड एपिथेट, ये भी है देखिए।
ड्रीमिंग हाउ ट्रांसफ़र एपिथेट कब होता है? जब मानव के गुणों को किसी नॉन लिविंग थिंग पे अप्लाई किया जाए, उसके बारे में कहा जाए। जैसे कल पिछले सेशन में एग्जाम्पल सामने आया था किसका, ग्रे, थॉमस ग्रे की जो एलेजी है, एलेजी रिटन इन ए कंट्री चर्च यार्ड, उसमें कहा है प्लाउ मैन प्लॉट्स हिज वियरी वे। उसमें जो शब्द यूज़ किया है वो क्या है? वियरी वे। तो रास्ता तो थकता नहीं है भाई, थकता कौन है? रास्ते पर चलने वाले। लेकिन उस रास्ते के चलने वाले मुसाफिर की थकावट को रास्ते को ही दे दिया गया है। तो ये आपका क्या है? ट्रांसफ़र एपिथेट ये भी है, और ड्रीमिंग हाउस ये भी आपका ट्रांसफर्ड एपिथेट है। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। हैड वी बट वर्ड इनफ एंड टाइम, दिस कोइनेस लेडी वर नो क्राइम। दिस स्टेटमेंट इज एन एग्जाम्पल ऑफ टाइम क्राइम। कुछ बात समझ आ रही है क्या? चलिए इसके पहले ये आयरनी है, क्यों है वो थोड़ा सा समझते हैं, फिर से इसको वहाँ ले चल करके। हैड वी बट वर्ड इनफ, क्या हमने दुनिया देख ली है? एंड टाइम, और समय को भी जान लिया है। दिस कॉइनेस लेडी वर नो क्राइम, ये चालाक या धूर्त लेडी वर नो क्राइम, क्या इसने कोई क्राइम नहीं किया है? जहाँ तक समझ आ रहा है वो यही बात है शायद। तो इसमें आयरनी है कि जब आयरनी मीन्स, देख लीजिए क्या है। आयरनी मीन्स द यूज़ ऑफ वर्ड्स टू कन्वे अ मीनिंग दैट इज़ द ऑपोजिट ऑफ इट्स लिटरल मीनिंग। जब कोई बात दिखाई जानी हो लेकिन वो जो बात दिखाई जाए उसके ऑपोजिट मतलब से दिखाई जाए, तो वो क्या होता है? आयरनी कहलाती है। मतलब आप किसी की तारीफ़ ढंग से करें जो जिसमें वो क्वालिटी हो ही ना, तो उसकी बेइज्जती हो जाएगी, पर आयरनी होगी वो भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ऑपोजिट ऑफ हाइपरबोल इज मायोसिस। अंडरस्टेटमेंट कहलाता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 74, ही इज़ द वेरी पाइनएप्पल ऑफ पोलाइटनेस। दिस सेंटेंस इज एन एग्जाम्पल ऑफ मल एप्रोपिज्म। जब किसी शब्द का यूज़ ऐसी जगह पे किया जाए जहाँ पर वो कंपैटिबल ना हो। कंपैटिबल क्या मतलब है? कि उसकी जगह पर उसकी जगह वो ना हो, बल्कि उसी से मिलते जुलते शब्द की वो जगह हो, लेकिन जो शब्द वो यूज़ किया गया है वो असल में गलती से यूज़ कर दिया गया हो, वो हमारा कहलाता है मल, मतलब बुरा। एप्रोप्रिज्म, एप्रोप्रिएट, ज़बरदस्ती किसी को साबित करना। जैसे ये दिया है, द सेंटेंस पाइनएप्पल ऑफ पोलाइटनेस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ मल एप्रोप्रिज्म। क्यों? विच मीन्स, जिसका मतलब होता है द मिस्टेकन यूज़ ऑफ सिमिलर साउंडिंग वर्ड। एक जैसे सुनने में शब्दों का, जो शब्द हैं उनका यूज़ एक दूसरे की जगह पर कर देना। बिल्कुल आसान एग्जाम्पल आप समझिए। जैसे कह दिया जाए आई एम स्विमिंग इन द सी, और वहाँ पर आप जो सी लिखेंगे तो वो ये वाला लिख देंगे, और हमें लिखना क्या था? CSEA, ये समुद्र वाला लिखना था, लेकिन अपन ने देखने वाला लिख दिया, तो ये मल एप्रोप्रिज्म होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 75, a poet once referred to an old man as a tattered coat upon a stick। तो दैट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ, कोई कवि है जो किसी बूढ़े आदमी को कह रहा है कि यह टैटर्ड कोट अपॉन अ स्टिक, की एक छड़ी पर फटा हुआ कोट है, मतलब चला आ रहा है फटा हुआ कोट। सुनने में ख़राब बात लग रही है, लेकिन ये भी फिगरेटिव लैंग्वेज है। तो इसमें इन्होंने क्या यूज़ किया है? मेटाफर। क्योंकि जो शब्द यहाँ नहीं दिया है, कौन? ओल्ड मैन। ओल्ड मैन की तुलना की गई है टैटर्ड कोट से विदाउट यूजिंग एज और लाइक। ठीक है, चलिए ये देखिए दिया है, टू अनलाइक ऑब्जेक्ट्स, कंपैरिजन अनलाइक टू ऑब्जेक्ट्स, जिसमें विदाउट यूजिंग, बिना इस्तेमाल किए, एज एंड लाइक। ठीक है, चलिए। फेयर इज माई लव and cruel as she is fair, her brow sheds frown although her eyes are sunny। ये भी बड़ा खतरनाक है, ये में एंटीथीसिस होना चाहिए इसमें।
क्योंकि यहाँ पर भी देखिए कंट्रेरी, फेयर, क्रूएल, लव है ना, और यहाँ पर अच्छा लव का नहीं दिया है, फ्राउन दिया है और यहाँ पर सनी दिया है। कह रहे हैं उसकी तेवरी तो चढ़ी है लेकिन उसकी आंखें तो बड़ी खूबसूरत है। चलिए देखते हैं 76 का क्या है। 76 का एग्जाम्पल है सिमल्टेनियस सोनेट्स टू डेलीला। ऑप्शन बी इसका सही है। बी का मतलब वही हमारा दिया है क्या, बी एंटीथीसिस है। ठीक है, चलिए एंटीथीसिस होगा। फेयर, क्रूएल, फ्राउन, सनी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 77 की बात करते हैं। द स्टेटमेंट, ये जो स्टेटमेंट दिया है, दैट नन सो क्रेडुलस एज इन्फिडल्स। देखिए इन्फिडल और क्रेडुलस, कोई भी इतना विश्वास पात्र नहीं हो सकता जितने की ये इन्फिडल होते हैं। अधर्मी भी मतलब होता है इसका। तो यहाँ पर हमारा पैराडॉक्स है। पैराडॉक्स क्या होता है? एक पैराडॉक्स, एक जो पैराडॉक्स होता है इज अ स्टेटमेंट, एक ऐसा स्टेटमेंट होता है दैट इज सेल्फ कंट्राडिक्टरी, जो सेल्फ कंट्राडिक्टरी हो। बिकॉज इट ऑफन कंटेन्स टू स्टेटमेंट्स, क्योंकि प्रायः इसमें दो ऐसे स्टेटमेंट्स होते हैं दैट आर बोथ ट्रू, जो दोनों सच होते हैं, बट इन जनरल, लेकिन कैन नॉट बोथ बी ट्रू एट द सेम टाइम, एक साथ दोनों सही नहीं हो सकते। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, पैराडॉक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 78। इफ़ यू से कंटेजियस कंट्रीज, ये भी मल एप्रोप्रिज्म का है। ये कंटेजियस नहीं होगा बल्कि कंटिगुअस होगा। ठीक है, कंटेजियस मतलब छू के फैलने वाला इसका मतलब होता है, संक्रमण से फैलने वाली कोई चीज़। और जिसका असल जो वर्ड है वो इसमें दिया है कि नहीं दिया है, नहीं दिया है। चलिए उसको डिस्कस कर लेंगे। कॉन्टिगुअस असल में वर्ड होता है जिसका मतलब होता है एक दूसरे से लगे हुए, सटे हुए। ठीक है, वहाँ पर उन्होंने कंटेजियस यूज़ किया जिसका मतलब है छू कर फैलने वाली बीमारी, इसलिए ये मल एप्रोप्रिज्म का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 79 है। इफ़ अ राइटर यूजेस द वर्ड शेक्सपियर टू मीन द वर्क्स ऑफ शेक्सपियर, वही बात आ गई जो अपन डिस्कस करते चले आ रहे हैं कि जब किसी राइटर का नाम उसके वर्क्स की बजाय यूज़ किया जाए तो मेटोनिमी होता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5 miles meandering in lazy motion is an example of alliteration। रिपीट हो रहा है, क्या रिपीट हो रहा है, एम 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 और एम। ठीक है, तो जब कोई एक कॉन्सोनेंट साउंड एक सेंटेंस में कई बार रिपीट होगा तो वहाँ पर एलिट्रेशन होता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल 81। इन द सेंटेंस हंगर सैट मिजरेबली इन द इनफॉर्मल सेटलमेंट, इसमें पर्सोनिफिकेशन भी दिया है, ट्रांसफर्ड एपिथेट भी दिया, हैंगर सैट, लेकिन भूख यहाँ पर बैठी हुई है भाई, तो ये पर्सोनिफिकेशन होगा, है ना। कोई ऐसी चीज़ जो नॉन लिविंग है लेकिन उसको लिविंग मान लिया गया है। डी है, देखिए हंगर सैट मिजरेबली इन द इनफॉर्मल सेटलमेंट, देयर इज़ द यूज़ ऑफ पर्सोनिफिकेशन, पर्सोनिफिकेशन का यूज़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 82। विच डिवाइस हैज़ बीन यूज्ड इन द लाइन्स सक्सेस इज काउंटेड स्वीटेस्ट बाय दोज हु नेवर सक्सीड। करें कि जो सफलता है ना उन्हीं लोगों के लिए महत्वपूर्ण होती है, या वो लोग महत्वपूर्ण समझते हैं जिन्होंने उसे कभी भी पाया नहीं है, जो कभी सफल नहीं हुए। ये क्या भैया पैराडॉक्स है ना। सक्सेस का मज़ा वो चक रहे हैं जिनको कभी सक्सेस मिली नहीं, नामुमकिन सी बात है। जिसको सफलता मिलेगी वही उसकी वैल्यू समझेगा, उसका मतलब अर्थ समझेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस पेन इज़ माइटियर दैन द सोर्ड, ये जो पेन है ना ये सोर्ड से ज़्यादा ख़तरनाक चीज़ है। ये क्या है, मेटोनिमी। पेन मतलब हो गए लेखक और द सोर्ड का क्या मतलब है, सोल्जर। ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा, मेटोनिमी होगा, क्योंकि पेन
को किसकी जगह यूज़ किया गया है, राइटर की जगह, और सोर्ड को यूज़ किया गया है सोल्जर की जगह पे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट अकर्स व्हेन अ वर्ड, क्या होता है जब अ वर्ड विच हैज़ मीनिंग, कोई शब्द जिसका मतलब हो, इन इटसेल्फ स्वयं में, बट लेकिन, इज़ यूज्ड उसका यूज़ किया जाए टू रिप्रेजेंट समथिंग इंटायरली डिफरेंट, किसी और चीज़ को दिखाने के लिए जो इंटायरली पूरी तरह से अलग हो, तो वो सिम्बोलिज़म होता है। क्या होता है? सिम्बोलिज़म, यानी प्रतीकों से बात को कहना, इशारों में कहना, उसको सिम्बोलिज़म कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन दिस लाइन, इस लाइन में फ्रॉम कीट्स पोएम ओड टू ऑटम, द लॉक्स ऑफ द अप्रोचिंग स्टॉर्म, द फिगर ऑफ स्पीच इज द लॉक्स ऑफ अप्रोचिंग स्टॉर्म। यहाँ स्टॉर्म प्राकृतिक है, लॉक्स क्या है? ताला है, मेटाफर है। द लॉक्स ऑफ द अप्रोचिंग स्टॉर्म, लॉक्स ऑफ द स्टॉर्म, देखते हैं इसको क्या इन्होंने एक्सप्लेन किया है। द लॉक्स ऑफ द अप्रोचिंग स्टॉर्म, मेटाफर फिगर ऑफ स्पीच इज यूज्ड इन दिस लाइन। मेटाफर, मेकिंग अ कंपैरिजन बिटवीन टू अनलाइक थिंग्स विदाउट यूजिंग द वर्ड लाइज और लाइक, ये तो पता ही है अपन को। द लॉक्स ऑफ अप्रोचिंग स्टॉर्म, तूफान के ताले, द लॉक्स ऑफ अप्रोचिंग स्टॉर्म। चलिए इसको फिर याद ही रखेंगे अपन कि उसमें जो है वो मेटाफर है, द लॉक्स ऑफ द अप्रोचिंग स्टॉर्म। नेक्स्ट, मेटाफर बहुत पेचीदा है, और अच्छा देखिए, बड़ी अच्छी बात यहाँ पे ध्यान आई मेटाफर, क्योंकि एरिस्टोटल ने एक जगह कहा है कि एक जीनियस की पहचान ये होती है कि वो मेटाफर को पूरी तरह से समझ लेता है। अभी हम लोग जीनियस बन रहे हैं धीरे धीरे, है ना, तो ज़्यादा सोचना नहीं है कि नहीं समझ पाए, कोई दिक्कत नहीं। जब जीनियस हो जाएंगे तो मेटाफर समझने लगेंगे। किसने कहा है? एरिस्टोटल ने कहा है। द फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड इन टॉसिंग दियर हेड्स इन स्प्राइटली डांस, टॉसिंग दियर हेड्स इन स्प्राइटली डांस इन डेफोडिल्स, डेफोडिल्स में कहा है, तो यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन होना चाहिए। 86, चलो देखते हैं 86। द फिगर ऑफ स्पीच 86 का सी आंसर है, और इसमें क्या है? पर्सोनिफिकेशन है। द फिगर ऑफ स्पीच, एट्रीब्यूशन ऑफ पर्सनल नेचर और कैरेक्टर टू इनएनिमेट थिंग्स, यानी जो फूल हैं, जो डेफोडिल्स हैं, वो अपने सरों को हिला हिला के डांस कर रहे हैं, है ना, ये इसलिए मेटाफर हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट, अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच देयर इज एन एक्सेजरेटेड स्टेटमेंट नॉट टू बी टेकन लिटरली, हाइपरबोल। जहाँ पे ओवर स्टेटमेंट मिल जाए, एक्सेजरेशन या एक्सेजरेट मिल जाए, तो समझिए कि हाइपरबोल है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 88, ही इज़ द न्यूटन ऑफ हिज सेंचुरी, वो अपनी सेंचुरी का न्यूटन है भाई, न्यूटन कहा गया है उसको, है ना, तो ये होगा सिनेक्डोची। जब किसी व्यक्ति को पूरी बरादरी से तुलना की जाए, है ना, न्यूटन वैज्ञानिक है, वैज्ञानिकों की बरादरी होगी, तो ये सिनेक्डोची है। यानी एक पार्ट से, इसके देखिए डिफिनीशन क्या होती है। सिनेक्डोची वो फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें एक पार्ट को होल मान लिया जाता है, ठीक है ना। तो न्यूटन यहाँ पर जो द न्यूटन लिखा है ना, इसका मतलब ये है कि पूरी वैज्ञानिक बरादरी, जो उसमें कोई भी नाम हो सकता है, तो वो व्यक्ति है जिसको आइंस्टीन कहते हैं, ही इज़ द आइंस्टीन ऑफ हिज सेंचुरी, तो वो भी वही बात होगी, पार्ट फॉर होल। ये देखिए दिया है, सिनेक्डोची इज फिगर ऑफ स्पीच इन विच अ पार्ट इज मेड टू रिप्रेजेंट द होल, ठीक बात है, पार्ट को होल बताना होता है, बताया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कैन ऑनर्स वॉइस प्रोवोक द साइलेंट डस्ट, क्या मान सम्मान की बात प्रोवोक द साइलेंट डस्ट, सोई मिट्टी को उत्तेजित कर सकती है, जगा सकती है, यानी साइलेंट डस्ट को क्या मान लिया गया है भाई? प्रोवोक मतलब उत्तेजित इंसान होगा ना, कोई जानवर होगा जो सजीव है, साइलेंट डस्ट निर्जीव है, तो इसका मतलब क्या है कि इसमें जो है वो पर्सोनिफिकेशन।
नेक्स्ट क्वेश्चन 90. If the paradoxical utterance combine two terms that in ordinary usage are contraries, बस ये अपने मतलब की बात है. ऑर्डिनरी यूसेज आर कंट्रेरी, कोई ऐसे दो शब्द जिन्हें कंबाइन कर दिया जाए जो आपस में कंट्रेरी हों, जैसे प्लीजिंग पेन, सुख देने वाला दर्द, या बर्निंग चिल, जलती हुई सर्दी, या बर्फ़, तो ये क्या है? ऑक्सीमोरन है. ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 91. 91 क्वेश्चन क्या कह रहा है? 91 क्वेश्चन में एलिट्रेशन इज द रेपिटेशन ऑफ स्पीच साउंड इन द सीक्वेंस ऑफ नियर बाई वर्ड्स यूजुअली अप्लाइड टू. ये बोथ होना चाहिए, लेकिन हाँ ये नहीं, इसके लिए अलग होता है, असोनेंस होता है वो. एलिट्रेशन जो है वो रेपिटेशन ऑफ स्पीच साउंड, बोले जाने वाले साउंड्स का बार बार रिपीट होना है. द सीक्वेंस ऑफ नियर बाई वर्ड्स, बिल्कुल आसपास के शब्दों में. तो यूजुअली अप्लाइड टू, ये किस पे अप्लाई होता है? तो कॉन्सोनेंट ओनली. जब कॉन्सोनेंट साउंड बार बार रिपीट होगा तो वहाँ पर एलिट्रेशन होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन. क्रिश्चियनिटी शोन लाइक अ बीकन इन द ब्लैक नाइट ऑफ पैगनिज्म. बहुत आसान है भैया, लाइक दिया है, सिमली है. चलिए बड़ी देर में कुछ आसान मिला है भाई. देखिए तैयारी और पढ़ाई जब अपन थोड़ा हायर लेवल की करेंगे, अब क्योंकि ये क्वेश्चन सब पूछे गए हैं तो अक्सर क्वेश्चन वैसे ही होंगे जिनका डिफ़िकल्टी लेवल थोड़ा सा हाई होगा, है ना. तो अपन को अच्छे से पढ़ते चलना है. आई एम सो हंग्री आई कुड ईट अ हॉर्स. कह रहे मैं इतना भूखा हूँ घोड़ा खा जाऊँगा. बहुत ज़्यादा फेंक दिया भाई, मुर्गे तक ठीक था. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. टू एर इज ह्यूमन टू फॉरगिव डिवाइन. दो क्या हैं? कंट्रेरी फ्रेजेस आसपास रखे हुए हैं, तो वो क्या है? एंटीथेसिस है. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. द फ्रेज द हमिंग बी, द कैकलिंग हैन, द बजिंग सा आर एग्जाम्पल्स ऑफ ओनोमाटोपोइया. पिछले सेशन में बात करी थी कि जब साउंड वर्ड्स दिए हों, कैकलिंग हो गया, हमिंग हो गया, बजिंग हो गया, ये साउंड को दिखाने वाले शब्द हैं तो ओनोमाटोपोइया होगा. नेक्स्ट. नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन. क्या भैया? नेसेसिटी आवश्यकता है, उसको हमने एक सजीव मान लिया, एक माँ मान लिया. मतलब क्या है इसका? नेसेसिटी जो आवश्यकता है ना, इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन, वही असल में आविष्कार की जननी है या माँ है. यानी जब हमें कोई चीज़ की ज़रूरत होती है ना, तभी हम कुछ नया खोजने की कोशिश करते हैं. और इसलिए खोजने की क्योंकि हमारा जो काम है थोड़ा सा कठिन है, या हमें कुछ ऐसी चीज़ की ज़रूरत है जो फ़िलहाल मौजूद नहीं है. तो यहाँ पर क्या होगा भाई? पर्सोनिफिकेशन होगा, क्योंकि नेसेसिटी एक नॉन लिविंग थिंग है, उसको क्या लिविंग मान लिया गया है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. आई एम अफ्रेड, मुझे डर है. आई डोंट हैव अ हेड फॉर फिगर्स, कि मुझे फिगर्स के समझने की बुद्धि या दिमाग नहीं है. तो हाँ ये देखिए, फिगर्स मतलब जोड़ना, घटाना, गणित से सीधा से ले लीजिए. तो यहाँ पे होगा आई एम नॉट गुड एट एडिंग. मैं जोड़ घटाऊँ में अच्छा नहीं हूँ भाई. हिसाब किताब कर सकते हैं आप. चलिए 97 देखते हैं. अच्छा ये 97 था क्या? 94, 95, 96, ठीक है 97 ही था. 98 देखेंगे. एन एजिंग पॉप स्टार इज़ ट्राइंग टू स्टेज कम बैक. तो क्या मतलब है? द पॉप स्टार इज़ अ बिगिनर स्टार्ट डूइंग समथिंग अगेन विच ही दे हैड स्टॉप्ड डूइंग. ठीक मतलब ही तो देना है, तो ठीक है. मतलब कोई बूढ़ा पॉप स्टार है, वो इज़ ट्राइंग टू स्टेज कम बैक, फिर से स्टेज में वापस आना चाहता है, तो वही मतलब है ना. स्टार्ट डूइंग समथिंग अगेन, कुछ ऐसा फिर से शुरू करना, विच ही और दे हैड स्टॉप डूइंग, जो वो करना छोड़ चुके थे. चलिए 98 में आइए. 99 सॉरी. व्हाट अ पीस ऑफ वर्क इज मैन. क्या ही सुंदर रचना है मनुष्य. द फिगर ऑफ स्पीच इज़ यूज्ड. क्या भाई? एक्सक्लेमेशन है. क्यों है? क्योंकि हमने उसको देखा और आश्चर्य में पड़ गए कि वाकई में यार मनुष्य क्या बनाया है ईश्वर ने. सबसे अच्छा है. चलिए आपको जनरल नॉलेज की बात भी बताते चलते हैं.
मनुष्य एकमात्र ऐसा प्राणी है, यह एक ऑब्जेक्ट है साइंस के अगर लैंग्वेज में कहे कि जिस पर सबसे ज़्यादा साइंस ने अभी तक खोज की है, रिसर्च की है। तो वही फिट होता है बिल्कुल, है ना। व्हाट अ पीस ऑफ वर्क इज़ मैन, मनुष्य क्या ही प्राणी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और हम आज का लास्ट ही रखेंगे इसको 100। मार्क द सेंटेंस विच इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसफर्ड एपिथेट, ट्रांसफर एपिथेट का एग्जाम्पल बता दीजिए। आई लाफ, आई रन, आई स्लीप, आई सिंग, आई डांस फॉर जॉय, एनफ हो रहा है ये, क्योंकि हर फ्रेज़ की शुरुआत आई से हो रही है। एनाफोरम यही होता है। आई केम, आई सॉ, आई कंकर्ड, ये वाला हमने पिछले सेशन में डिस्कस किया था जिसमें एनाफोरा की बात की गई थी। डू मैन गैदर ग्रेप्स ऑफ थॉर्न्स और फिक्स ऑफ थिसल्स, ये भी नहीं है भैया। आगे देखो, ये वो एग्जाम्पल है जिसको अपन ने अभी डिस्कस किया था। द प्लाउमैन होमवर्ड प्लॉट्स हिज वेरी वे, थके हुए रास्ते पर जा रहा है। प्लाउमैन मतलब फार्मर, फार्मर किसान, किसान बेचारा दिन भर मेहनत करने के बाद लौट करके खुद थका है, वापस जा रहा है। लेकिन खूबसूरती बढ़ाने के लिए राइटर ने क्या किया है, इसमें ट्रांसफ़र एपिथेट का यूज़ किया और किसान के बजाय रास्ते को थका हुआ बता दिया है। हाँ, ये देखिए जो लाइन है ये ली गई है किससे, अभी अपन ने बात करी थी। एन इलेजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड बाय थॉमस ग्रे, थॉमस ग्रे के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। हम 100 पे पहुंच चुके हैं, 2 सेशन में 100 क्वेश्चंस। आपसे अपील है, रिक्वेस्ट है कि पिछले सेशन को भी देखें, इसको भी लाइक करें, शेयर करें, पिछले सेशन को भी, और दोनों में अगर कोई कमी दिख रही हो तो उसको ज़रूर बताएं कमेंट करके, ताकि हम उसमें सुधार करें। अच्छे से तैयारी करते रहिए, मिलते हैं अगले सेशन में। टिल देन बाय बाय, थैंक यू।